तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10 का जो सीएस बोर्ड के लिए जो एनसीईआरटी का बुक है उसका जो सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको जो है हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो एक पिक्चर बनाया गया है और उस पिक्चर को डिपिक्ट किया गया है। मतलब ये जो पिक्चर डिपिक्ट किया गया है उस पिक्चर के बारे में ही बताया गया है कि भाई किस तरीके से जो नेशनलिज्म का जो भावना है वो पूरे यूरोप में उसका राइज होता है। मतलब किस तरीके से वो भावना जो है वो पूरे यूरोप में फैलता है, बढ़ता है, और उसको जो है इस पिक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इस टॉपिक में जो मेन रूप है वो ये है कि हमें इस टॉपिक में जो पिक्चर है उसको पूरे अच्छे से समझना है। तो चलिए समझने का हम प्रयास करते हैं। तो फिगर फर्स्ट जो है इसमें ये दिखाया गया है क्या, तो द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, कि पूरे उस समय जिस समय ये पिक्चर बनाया गया था 1848 में फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा, उस समय वर्ल्ड वाइड जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक एक ड्रीम था लोगों का, वो किस प्रकार का था, तो वो यहाँ पे उस ड्रीम को दिखाने का कार्य किया गया है। द पैक्ट बिटवीन नेशन, और ये जो ड्रीम था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का वर्ल्ड वाइड, उसे द पैक्ट ऑफ नेशन कहा गया। इसको प्रिपेयर्ड किया गया है, ये जो प्रिंट है, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848 में जो फ्रेडरिक सोरियो हैं उनके द्वारा ये जो प्रिंट है वो प्रिपेयर्ड किया गया है और इस प्रिंट को द पैक्ट बिटवीन नेशन कहा गया है। और इसमें जो वर्ल्ड वाइड ड्रीम है डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए नीचे जो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 prints visualizing the dream of a world made up of democratic and social republics as he called them। कहता है कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियो जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 4 प्रिंट्स का एक जो सीरीज है उसको प्रिपेयर्ड किया और उसमें उसने अपने जो उनके ड्रीम थे उनको विजुअलाइज किया, अपने ड्रीम को उसमें उन्होंने दिखाया कि भाई जो वर्ल्ड है वो किस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की तरह होना चाहिए, जैसा कि इन्होंने उसको नाम दिया। मतलब इन्होंने वो जो इनका जो ड्रीम था उस ड्रीम को डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का नाम दिया कि भाई पूरा जो वर्ल्ड है वो इस सेटअप में होना चाहिए। उनका एक इस प्रकार का ड्रीम था, इस तरीके का वर्ल्ड जो है उसका फॉर्मेशन होना चाहिए और उस ड्रीम को उन्होंने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का नाम दिया। फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 जो है वो फर्स्ट प्रिंट, यहाँ पे उसकी चर्चा की गई है। उसमें ये बताते हैं, ये सीरीज का फर्स्ट प्रिंट है। कहता है कि सो द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। तो जो फर्स्ट फिगर है इसमें यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं उनको दिखाया गया है। इसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, प्रत्येक उम्र के लोग हैं, प्रत्येक क्लास के लोग हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं। मतलब लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं, ट्रेन में बैठ के मार्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ट्रेन के जैसा ये अपना वो बनाए हुए हैं। ये जो मार्च कर रहे हैं तो उसका रूट इस तरीके का बनाए हुए हैं कि वो एक मार्च की तरह लग रहा है, ठीक है ना, एक ट्रेन की तरह लग रहा है और वो मार्च कर रहे हैं। और ये क्या ऑफर कर रहे हैं कि भाई
कहता है कि ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, जैसे जैसे ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार कर रहे हैं वो जो है उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, हाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कहता है कि एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। जैसा कि अगर आप 9th क्लास में पढ़े हैं तो आप जब उसको रिकॉल करिएगा तो आपको पता होगा कि जो उस समय के आर्टिस्ट, खास करके फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो रेवोल्यूशन को बढ़ाने में जो आर्टिस्ट लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। किसी भी देश का जो क्रांति है उसमें जो आर्टिस्ट हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से अपने आर्ट के माध्यम से समाज को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, समाज को दिखाने का काम करते हैं और इसके साथ ही वो समाज में एक जन जागरूकता पैदा करने का भी कार्य करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय भी जो बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने देश को या एक जो लिबर्टी है उसको एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाया था। जैसा कि हम बाद में देखते हैं भारत की आजादी के बाद कि डॉक्टर अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता का चित्र बनाया गया था। भारत जो मातृभूमि है उनको जो है भी एक फीमेल फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से वहां के भी जो आर्टिस्ट थे वो फीमेल फिगर में अपने राष्ट्र को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ये जो लिबर्टी है उसको पर्सनिफाइड जो है वो कर रहे थे एक फीमेल फिगर के रूप में। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. यहाँ ये जो लिबर्टी है, ठीक है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसमें ये भी दिखाया गया है कि इनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, मतलब ज्ञान का प्रकाश है, वो ज्ञान दे रही है। तो ये एक प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ हिंदू देवी देवताएं हैं जो कि अलग अलग हाथ में उनके अलग अलग चीजें होती है और वो अलग अलग इंडिकेशन देती है। ठीक है, जैसे माँ सरस्वती है तो उनके हाथ में बीना है, पुस्तक धारणी है तो भाई वो ज्ञान की देवी है। अगर दुर्गा माता है तो उनके हाथ में वो भाला भी है, त्रिशूल भी है और कटार भी है, तो मतलब शत्रुओं का वो नाश करने वाली है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पिक्चर बना था उसमें उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था जो कि ज्ञान के प्रकाश को का घोतक था कि भाई वो ज्ञान जो है वो बांट रही हैं। और दूसरे हाथ में उनका था चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब पुरुषों के अधिकारों का घोषणा पत्र। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ भी ये जो फिगर बनाया गया है, ये जो क्रांति हुआ है, तो इसमें ये दिखाया गया है कि एक हाथ में तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में है क्या, तो चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन अदर्स, मतलब दूसरे हाथों में उनके पुरुषों के लिए जो अधिकारों का घोषणा पत्र है वो है। अब यहाँ जो है वो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे विविधता देखने को मिल जाएगा, कुछ भेदभाव देखने को मिल जाएगा कि भाई जो देवी हैं जो सबके लिए समान है तो वो फिर तो सिर्फ पुरुषों के लिए अधिकारों का चार्टर जो है वो क्यों रखी हुई है, वो तो महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। जैसे मान लिया हमारे यहाँ भी जो अलग अलग देवी देवताएं हैं तो उनके हाथों में जो जो भी चीज होता है, मान लीजिए माँ सरस्वती उनके हाथ में पुस्तक है, तो वो पुस्तक ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिला के लिए नहीं है। पुरुषों के अधिकारों की बात करता है, महिला के अधिकार की बात नहीं करता है। लेकिन यहाँ जो है वो सबसे पहले इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा और इससे ये पता चलेगा कि आज जो बहुत सारे कंट्री अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन मानते हैं, समानता, संप्रभुता और विश्व बंधुत्व की भावना का अपने आप को जनक मानते हैं, उनका भी क्या माइंडसेट था उस समय, जिस समय भारत में बहुत सारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं या अलग अलग जो लोग हैं, समाज सुधारक तरीके के जो लोग हैं या जो हमारे बहुत सारे महापुरुष आए, उन्होंने हमें क्या शिक्षा दी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि असली जो डेमोक्रेसी का जो जनक है वो कहाँ है, वो कौन है, भारत है या जो ये यूरोपियन कंट्री अपने आप को कहते हैं
वो हैं। तो एक इतिहास के स्टूडेंट के रूप में आप इसको इसकी तुलनात्मक अध्ययन करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ऑन द अर्थ in the foreground of the image lies the shattered remains of the symbol of absolutist institutions। अर्थ का जो फोरग्राउंड है, अर्थ का ये जो फोरग्राउंड है, नीचे जो है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो बहुत सारे सिंबल्स जो कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को प्रदर्शित करते थे, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के जितने भी पद चिन्ह थे, जिसमें एब्सोल्यूटिस्ट कहने का मतलब होता है कि राजा जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्क होता था। एब्सोल्यूट का मतलब एकदम निरंकुश, मतलब राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं हो, राजा जो हो वही ऑल इन ऑल हो, वही सर्वे सर्वा हो, वही हर निर्णय को लेने के लिए वो स्वतंत्र हो और उसका जो निर्णय है उसको कोई भी काट नहीं सकता है, या उस निर्णय में कोई भी जो है वो उस निर्णय पर सवाल नहीं उठा सकता है। तो इस प्रकार के जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के जो सिंबल्स थे, जैसे उस समय एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन था, तो भाई मोनार्कीज था, मोनार्की सिस्टम था। ठीक है, वहां अगर आप चले जाएं, जैसे इंडिया में एक प्रकार से जैसे जमींदारी सिस्टम के बारे में हम देखते हैं, तो वहां भी जो है वो एक तरीके से भी वहां भी इसी प्रकार का सिस्टम था। बड़े बड़े जो लोग थे वो एक तरीके से जमींदार के रूप में कार्य कर रहे थे। वहां कुछ कुछ जो लोग हैं वो चर्च को भी इसमें शामिल करते थे। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स जो कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल थे, उनके रिमेन्स को यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई वो टूटे फूटे हैं, मतलब ये जो लोग हैं उन सबको तोड़ फोड़ के उसको नीचे गिरा दिया। इन सोरियो यूटोपियन विजन, सोरियो का जो यूटोपियन विजन था, अब ये यूटोपियन विजन क्या है, तो कहता है कि यूटोपियन अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। यूटोपियन वो विजन है सोसाइटी का जो कि है तो आइडियल, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअल में समाज में उसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के विजन को यूटोपियन विजन कहा जाता है। अब सोरियो का ये जो यूटोपियन विजन था, थोड़ा सा यूटोपियन विजन को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आज बहुत सारे जो देश के मान लीजिए कि ये चला क्या समाजवाद का ये जो सिद्धांत था वो अच्छा है, समाजवाद का जो मूल सिद्धांत है आइडियल रूप से वो सही है, लेकिन एक्चुअल में उसको समाज में एग्जिस्ट करवाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे करके जितने भी समाजवादी कंट्री थे, जैसे ही रसिया ने इसका नेतृत्व करना शुरू किया तो बहुत सारी कंट्री जो है वो उससे छटक कर बाहर हो गए। इसके साथ ही आज फिर से इन सारे जगहों पे देखेंगे कि भाई ये थोड़ा समाज में वो सही तरीके से सेटअप नहीं कर पाता है, समाज में सही तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। एज एग्जाम्पल आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 रुपया कमा रहा है और कोई व्यक्ति 20 रुपया कमा रहा है, क्योंकि 20 रुपया कमाने वाला व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा है और 10 रुपया कमाने वाला व्यक्ति कम मेहनत कर रहा है। लेकिन 10 रुपया कमाने वाला व्यक्ति ये क्लेम करे कि नहीं, अगर वो 20 रुपया कमा रहा है तो हमको भी 20 रुपया ही चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप मेहनत करेंगे 20 रुपया के अकॉर्डिंग तभी आपको 20 रुपया मिलेगा। अगर आप मेहनत 10 रुपया के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको 10 रुपया ही मिलेगा। लेकिन अगर जो 20 रुपया वाला व्यक्ति है, मान लीजिए अगर आपकी बात को मान लिया गया कि आप कम मेहनत किए फिर भी आपको 20 रुपया दे दिया गया, और जो बहुत ज्यादा मेहनत किया उसको भी 20 रुपया दे दिया गया, तो फिर जो ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति है वो भी तो ये सोचेगा कि भाई जब कम मेहनत करने से ही 20 रुपया मिल रहा है तो फिर ज्यादा मेहनत क्यों किया जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब हमने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया कि ये जो यूटोपियन विजन है वो आइडियल रूप से तो सही है, लेकिन एक्चुअली समाज में एग्जिस्ट करने में वो थोड़ा मुश्किल है उसको। ठीक है, तो ये जो सोरियोस हैं उनका यूटोपियन विजन क्या था, तो वो कहते हैं कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज डिस्टिंक्ट नेशन, कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो डिस्टिंक्ट नेशन में अलग अलग बटे हुए ग्रुप हैं। आइडेंटिफाइज थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स, और वो अपने फ्लैग्स और नेशनल कस्टम के द्वारा जाने जाते हैं कि भाई डिस्टिंक्ट नेशन,
अलग अलग नेशन के जो लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप में हैं, ठीक है। और उस ग्रुप से इनका मानना था कि पूरा विश्व जो है वो जुड़ा हुआ है, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग मत, अलग अलग संप्रदाय के मानने वाले जो लोग हैं उनसे मिलकर वर्ल्ड बना है। और वो कौन से मत से हैं या कौन से संप्रदाय से हैं, कौन से विचारधारा से हैं, या किस एक पार्टिकुलर राष्ट्र को वो राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है उनके फ्लैग और नेशनल कस्टम से। जैसे मान ली भारत और पाकिस्तान, हम जब दो राष्ट्र बने तो क्या हुआ भाई, तो भाई हमारा नेशनल फ्लैग अलग, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग अलग, बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग अलग। तब तो इससे पता चला कि भाई भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग राष्ट्र हैं। नहीं तो एक टाइम था कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही राष्ट्र थे, ठीक है। तो यहाँ यही ये बता रहे हैं कि फ्लैग और नेशनल कस्टम जो है वो उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। लीडिंग दी प्रोसेशंस दे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये जो प्रोसेशंस है, ये जो समारोह है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को ये पास कर रहे हैं। और दी यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, जिसमें यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड जो है वो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पार कर चुका है। मतलब जो मूल सिद्धांत है, जो फ्रेडरिक सोरियो के नजरों में जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का जो सेटअप है, तो उस सेटअप में वो आगे बढ़ चुके हैं। कौन कौन, तो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, which by this time were already nation state, जो कि इस समय तक नेशन स्टेट बन चुकी थी। नेशन स्टेट जो है ये बन गए। दूसरी तरफ अगर देखें तो कहते हैं कि फ्रांस आइडेंटिटी फेवर्स बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर, इसमें फ्रांस को जो क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर है उससे उसको दिखाया गया है। हैड जस्ट रिच्ड द स्टैच्यू, और ये भी दिखाया गया है कि फ्रांस जो है वो अब स्टैच्यू के पास पहुंचने ही वाला है। मतलब फ्रेडरिक सोरियो ये दिखाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं और एक नेशन स्टेट बन चुके हैं, तो अभी फ्रांस जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने ही वाला है और नेशन स्टेट बनने ही वाला है। इस तरीके से वो फ्रांस के जो लोग हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं। शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, इसके साथ दिखाता है कि इसके जो अलावा जो जर्मनी के लोग हैं वो भी जो है मतलब फ्रांस के बाद जर्मनी के जो लोग हैं, अब यहाँ पे दिखाया क्या कि भाई फ्रांस को एक फीमेल फिगर के रूप में वो दिखाया गया नेशनल स्टेट लिबर्टी को, और इसीलिए यहाँ पे सी यूज किया है। उसके बाद जो है वो जर्मनी जो है उनको फॉलो कर रहा है, मतलब पीछे से जर्मनी भी आ रहा है और जर्मनी जो है वो बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जर्मनी को ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग में दिखाया गया है। यहाँ कहता है कि इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मनी पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। लेकिन ये कहते हैं कि भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस समय फ्रेडरिक सोरियो ये इमेज बना रहे थे उस समय जो जर्मनी के लोग थे उनके पास यूनाइटेड जो एक प्रकार से नेशन है उसका कंसेप्ट उन लोगों के पास, मतलब जर्मनी के जो लोग थे उनके पास यूनाइटेड नेशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, नेशन स्टेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ये जो थे वो छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड। कैसे? तो कहता है कि द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ liberals hope in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। तो यहाँ ये कहते हैं कि वो फ्लैग, अब यहाँ पे फ्लैग दिखाया गया है जर्मनी के लिए क्या, तो ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग दिखाया गया है। तो ये जो फ्लैग थे मतलब ये तीन तरीके का जो फ्लैग दिखाया गया है, तो एक प्रकार से ये दिखाया गया है कि जो फ्लैग जो कि वो कैरी कर रहे थे वो इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा था, उनके लिबरल होप को एक्सप्रेस कर रहा था 1848 में कि भाई बहुत सारे जो न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज हैं, मतलब जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं या जर्मन स्पीकिंग जो एरियाज हैं वो एक नेशन स्टेट बनेंगे, इनटू अ नेशन स्टेट अंडर
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये जो लोग हैं वो आगे चल के 1848 में ये जो दिखाया गया कि भाई ये लोग भी जो है वो संघर्षरत हैं और ये आगे चल के एक नेशन स्टेट के रूप में ये आगे बढ़ेंगे, मतलब ये भी एक नेशन स्टेट बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। अब उस समय तक क्या था, तो कहता है कि फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, मतलब वहां जो जर्मनी के लोग जो वहां पे दिखाए गए हैं, क्योंकि उस समय क्या था कि जो जर्मनी के लोग थे उस समय तक कोई जर्मन राष्ट्र था ही नहीं और इस प्रकार का कोई कंसेप्ट भी नहीं था। लेकिन क्या था कि जो जर्मनी के लोग थे वो ऑस्ट्रिया के पीपल थे। मतलब जब आप यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जर्मनी को अपनी यूनिफिकेशन के लिए किस प्रकार से फ्रांस से युद्ध करना पड़ा, ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ा, ठीक है ना, और पर्सिया के नेतृत्व में किस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। तो इन सारी चीजों को हम जो है वो देखेंगे उस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से देखेंगे। यहाँ बस ये समझ लेते हैं कि जो उस समय जर्मनी के जो लोग थे वो ऑस्ट्रिया के लोग थे, मतलब ऑस्ट्रिया का जो कुछ पार्ट था जो कि आज जर्मनी का हिस्सा है, मतलब वहां वो ऑस्ट्रिया के पास था और वहां के जो लोग थे वो जर्मन स्पीकिंग लोग थे। इसके साथ भी किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो छोटे छोटे और राज्य थे, लैम्बोर्डी, इसके अलावा लैम्बोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, इरीलैंड, हंगरी और रसिया, इन सारे जगहों पे भी जर्मन स्पीकिंग लोग जो है वो रहते हैं। आज ये जो पोलैंड का बात हो रहा है जिस पर हिटलर ने आक्रमण किया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो तत्कालीन कारण बना था, ठीक है ना, तो वहां भी जर्मन स्पीकिंग लोग थे जर्मनी की सीमा से लगते हुए। और इसीलिए हिटलर का जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनका जो टेरिटरी है वो जर्मनी का ही होना चाहिए। खैर, तो इस प्रकार ये सारे जो स्टेट्स हैं, जैसे हमने देखा ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लैम्बोर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, इरीलैंड, हंगरी और रसिया, इन सारे जगहों पे जो जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो स्कैटर्ड थे, मतलब छितराए हुए थे। लेकिन हाँ, वो जर्मनी लैंग्वेज के साथ अपने आप को यूनाइट महसूस करते थे। उनको लगता था कि भाई हम लोगों का भी एक नेशन स्टेट होना चाहिए। कहता है कि फ्रॉम दी हेवेंस एबव, अब इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ऊपर हेवन से, स्वर्ग से जो क्रिस्ट हैं, सन्स हैं, एंजल्स हैं, परियां हैं, गेज अपॉन द सीन्स, वो इस दृश्य को देख रही हैं, वो इस दृश्य को निहार रही हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो पूरा का पूरा ये जो सिंबलाइजेशन किया गया आर्टिस्ट के द्वारा, वो जो पूरे वर्ल्ड के जो नेशंस हैं उनके बीच एक फ्रेटर्निटी का भावना जो है, मतलब भाईचारा का भावना जो है, विश्व बंधुत्व की जो भावना है, उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार से फ्रेडरिक सोरूप के द्वारा ये चित्रण किया गया है। इस प्रकार के जो सिंबल्स हैं उनको दिए गए हैं। अब नीचे का देख लेते हैं। कहता है कि दिस चैप्टर विल डील विद द मीनिंग ऑफ द इशू विजुअलाइज्ड बाय सूरी इन फिगर 1। इस चैप्टर में फ्रेडरिक सोरू के द्वारा बहुत सारे, मतलब वो जो चित्र बना है उसमें वो जो चैप्टर है, तो उस चैप्टर में जो फिगर फर्स्ट है, तो फिगर फर्स्ट में सोरू के द्वारा जो चित्र बनाया गया है, तो उस चित्र में बहुत सारे जो इश्यू विजुअलाइज किए गए हैं फ्रेडरिक सोरू के द्वारा, उसको जो है हम एक प्रकार से उनके साथ डील करेंगे, मतलब उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and the mental world of Europe। 19th century में, 19वीं शताब्दी में जो नेशनलिज्म था वो एक फोर्स के रूप में इमर्ज हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। और इसने क्या किया कि पूरा जो यूरोप है उसका जो पॉलिटिकल और मेंटल, पूरे यूरोप का जो पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड है उसने एक स्वीपिंग चेंज लाया। स्वीपिंग चेंज करने का मतलब कि बहुत तेजी से बदलाव लाना,
तो पूरे यूरोप में जो एक प्रकार से जो सिस्टम चल रहा था, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो मेंटल सिस्टम हो, उसमें इसने एक बहुत स्वीपिंग चेंज लाने का कार्य किया। क्या? तो जो नेशनलिज्म का इमर्जेंस हो रहा था पूरे यूरोप में, उसने कैसे? तो कहता है कि द एंड results of this change by the emergence of the nation state in place of multinational dynamic empires of Europe। और ये जो इमर्जेंस हो रहा था, नेशनलिज्म का जो इमर्जेंस हो रहा था, उसका एंड कैसे हुआ? तो उसका एंड हुआ इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का जो भावना है वो निखर कर सामने आया। किसके स्थान पे? तो जो मल्टीनेशनल डायनेमिक एम्पायर्स थे यूरोप में, उसके स्थान पे। मतलब पहले जो यूरोप में मल्टीनेशनल डायनेमिक एम्पायर थे, एब्सोल्यूट मोनार्कीज था, राजतंत्र था, राजा जो है वो अपना साम्राज्य दूर दूर तक फैलाए हुए थे। जैसे आप देखते हैं कि बहुत बाद तक भारत में भी जो फ्रांस कंपनियां थी, तो फ्रांस और इंग्लैंड का जो संघर्ष है वो आप देखते हैं। यहाँ खैर फ्रांस जो है वो उसको पछाड़ दिया गया इंग्लैंड के द्वारा, लेकिन इसी प्रकार से फ्रांस जो था वो उस समय एक एब्सोल्यूट मोनार्की था, लेकिन फिर भी वो पूरे वर्ल्ड में अपना साम्राज्य जो है वो फैला रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है मल्टी नेशनल डायनेमिक एम्पायर। तो भाई अब मल्टीनेशनल जो डायनेमिक एम्पायर था, उसके स्थान पर अब जो लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म ने एक नेशन स्टेट के क्रिएशन की भावना को जन्म दिया, और इसका अंत जो है वो इसी से हुआ। कहता है कि the concept and practices of a modern states in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territories had been developing over a long period of time in Europe। कहता है कि अब क्या हुआ कि एक ऐसा कंसेप्ट और प्रैक्टिस जो है वो प्रकाश में आया जिसको हम मॉडर्न स्टेट का संज्ञा दे सकते हैं। अब ये मॉडर्न स्टेट क्या था कि ये जो मॉडर्न स्टेट होगा उसमें एक सेंट्रलाइज्ड पावर जो है वो होगा, और ये एक प्रकार से कहता है कि एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरीज, कि जो क्लियर डिफाइंड टेरिटरीज है वहां पे ये एक प्रकार से जो सोवरेन कंट्रोल है उसको ये एक्सरसाइज करेगा। और कहता है कि हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, जो कि यूरोप में एक लंबे समय से इस प्रकार का जो आइडिया है वो डेवलप हो रहा था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि कहता है कि भाई यहाँ भी जो एक सेंट्रल पावर होगा, सेंट्रल पावर के पास सोवरेन कंट्रोल होगा, किसी कोई जो क्लियर डिफाइंड टेरिटरीज होगा उसका। तो यहाँ भी तो सेंट्रल के पास सारा पावर है, और जो एब्सोल्यूट मोनार्कीज है वहां भी राजा के पास पावर है। तो भाई अंतर दोनों में क्या है? तो अंतर दोनों में यह है कि राजा जो है वो एब्सोल्यूट है, मतलब राजा के ऊपर कोई निरंकुश नहीं है, लेकिन यहाँ जो सेंट्रल पावर होगा वो लोगों के मत के अनुसार होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेकेंड जो फ्रेडरिक सोरियन के द्वारा ये चित्रण किया गया, तो उसमें दिखाया गया कि उनके दूसरे हाथ में पुरुषों के अधिकारों का जो घोषणा पत्र है, तो भाई अब जो है वो लोगों के पास अधिकार होंगे, और उन अधिकारों के द्वारा ही एक सेंट्रल पावर का निर्माण किया जाएगा, और वो सेंट्रल पावर के पास सारा जो मतलब सेंटर है, सेंटर का जो पावर है वो अब राजा का जो पावर है उसको अपने में स्थानांतरित कर लेगा, ठीक है ना, या हस्तांतरण उसका कर लेगा। तो इस प्रकार का फिर कहता है कि बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूलर केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री और विजन। कहता है कि नेशन स्टेट वैसा होगा जिसमें वहां रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनका जो मेजॉरिटी है वो ना कि सिर्फ रूलर्स, पहले क्या था कि सिर्फ राजा जो है वही निर्णय करता था, लेकिन अब हुआ कि भाई नहीं, राजा नहीं,
बल्कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनका जो मेजोरिटी है उसके अकॉर्डिंग ये शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। Came to develop a sense of common identity, और इससे क्या हुआ कि कॉमन आइडेंटिटी का जो सेंस है वो डेवलप्ड हुआ कि भाई आज जितने भी देश मतलब जितने भी कंट्री है वहां पे जो आप डेमोक्रेटिक सेटअप देखते हैं, चुनाव देखते हैं, तो वो क्या है, चुनाव जो है वो या डेमोक्रेटिक सेटअप है वो क्या है, तो भाई ये एक तरीके का जो है कॉमन आइडेंटिटी उसी को तो दिखाता है कि भाई ये जो कॉमन लोग हैं वो क्या चाहते हैं, बहुमत का सरकार है, मतलब एक जो कॉमन लोग हैं, जो ज्यादा लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसको ये दिखाने का वो प्रयास किया गया। एंड शेयर हिस्ट्री ऑफ डिसेंट, और इसके साथ ही जो हमारा इतिहास है, ठीक है ना, या जो हमारे कुछ वैसे कार्य हैं महापुरुषों के द्वारा, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। कहता है कि दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम immemorial, it was forged through struggles, through the actions of leaders and the common people। कहता है कि ये जो कॉमननेस था वो कहता है कि ऐसे ही नहीं आ गया, ऐसे ही नहीं मिल गया, बल्कि इसमें क्या हुआ कि इसके लिए स्ट्रगल्स करने पड़े लोगों को, जो लीडर्स हैं उन्हें एक्शन लेना पड़ा, और जो कॉमन लोग हैं उनको भी संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर ये जो कॉमननेस है उसको देश में लागू किया जा सका। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस। इस चैप्टर में जो अलग अलग प्रोसेस है, जो अलग अलग प्रक्रिया है, उन सारी प्रक्रियाओं को हम देखेंगे कि थ्रू विच कैसे नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप, कि किस प्रकार से जो नेशन स्टेट का ये जो कंसेप्ट है या जो नेशनलिज्म है उसकी भावना किस प्रकार से 19th सेंचुरी के यूरोप में पहुंचता है, और 19th सेंचुरी का जो यूरोप है उसको वो किस हद तक प्रभावित करता है, कैसे उसको प्रभावित करता है, किस प्रकार से जो नेशनलिज्म का जो भावना है वो धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में फैलता है, और ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप और रिपब्लिक का ये जो कंसेप्ट है उसको किस प्रकार से यूरोप में लागू किया जाता है, उसके लिए किस स्तर तक स्ट्रगल किया जाता है। ठीक है ना, तो इन सारी चीजों को हम एक एक करके नेक्स्ट टॉपिक में वो पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जो न्यू वर्ड्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्लेबिसाइड्स क्या है, तो कहता है कि डायरेक्ट वोट by which all the peoples of regions are asked to accept or reject a proposal। मतलब ये जो है वो एक डायरेक्ट इलेक्शन टाइप का है कि भाई आपको डायरेक्ट वोट देने का अधिकार है, और उसमें लोगों से ये पूछा जाता है कि भाई आप किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, हाँ या ना। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वोटिंग सिस्टम है उसको प्लेबिसाइड्स जो है उसका नाम जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा है अर्नेस्ट रेनन व्हाट इज अ नेशन। सोर्स ए में कि भाई अर्नेस्ट रेनन जो है वो बताते हैं कि नेशन क्या है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि इन लेक्चर्स डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernest Renan outlined his understanding of what make a nation। कहता है कि 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ सरबोनी है, वहां पे एक लेक्चर का डिलीवर करते समय जो फ्रेंच फिलोसफर्स हैं अर्नेस्ट रेनन, जो कि 1823 से 92 तक उनका शासन मतलब उनका जीवन काल है, वो वहां पे ये बताते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पे कि भाई वो क्या चीज है जो कि एक नेशन का निर्माण करता है। द लेक्चर वाज subsequently published as a famous essay initiated QSCU Q9 Nations What a Nation। कहता है कि इनका जो लेक्चर है वो आगे चलकर एक जो फेमस एसे है, ठीक है ना, वहां पे इसको पब्लिश किया गया, और फ्रांस का जो लैंग्वेज है उसमें इसका नाम है यही QSCU Q9 Nation। मतलब इसका मतलब होता है व्हाट इज अ नेशन, भाई नेशन है क्या। In this essay, Renan criticized the nation, suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religions or territories।
कहता है कि इस ऐसे में जो रेमन है वो जो दूसरे लोगों के द्वारा जो सजेशन दिया जाता है नेशन के बारे में कि भाई नेशन ये है, तो उसका वो क्रिटिसाइज करते हैं। जो दूसरे लोग सजेशन देते हैं कि जो नेशन जो है उसका फॉर्मेशन एक कॉमन लैंग्वेज के आधार पे, रेस के आधार पे, रिलीजन के आधार पे या टेरिटरीज के आधार पे होता है, तो दूसरे लोगों के द्वारा जो इस प्रकार का जो एक सजेशन दिया जाता है कि नेशन का ये मीनिंग होना चाहिए, ठीक है ना, उसका वो यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। ये कहते हैं क्या कि नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइसेस एंड डिवोशंस। इनका मानना है कि नेशन जो है वो एक लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, मतलब एक लंबे समय अंतराल में जो भी वैसे घटनाक्रम है उनके कल्मिनेशन से बना है, मतलब उन सारी चीजों को अगर मिला दे तो बना है। जैसे क्या सेक्रीफाइस दिया गया और क्या डिवोशन, मतलब समर्पण और सेक्रीफाइस का जो एक लंबा श्रृंखला है उसको जोड़कर तब नेशन का निर्माण होता है। अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशन, नेशनल आइडिया। ये कहते हैं कि जो नेशनल आइडिया का जो निर्माण होता है, तो ये जो नेशनल आइडिया है वो क्या है, तो एक प्रकार से कहते हैं ये कि हमारा जो हीरोइक पास्ट है, मतलब पास्ट में कोई मतलब हमारे महापुरुषों के द्वारा किया गया कोई बड़ा ही एक मतलब हीरो जैसा कोई काम, ठीक है ना, जैसे नायक के रूप में जो किया गया काम हो। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर भारत के बारे में आप बात करें तो जैसे शिवाजी महाराणा प्रताप, ठीक है, तो इस तरीके के जो हमारे हीरोइक पास्ट हैं, वहां के जो ग्रेट मैन है, उसका जो ग्लोरी है किसी भी कंट्री का, और ये सारा जो है वो क्या है, तो उसका सोशल कैपिटल है। और इन्हीं ये जो सोशल कैपिटल है, तो इसी सोशल कैपिटल के आधार पे जो नेशनल आइडिया है उसका क्रिएशन होता है। ऐसा फ्रेडरिक सोरियो का मानना था। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट। इसके साथ ये कहते हैं कि जैसा कॉमन ग्लोरी पास्ट में रहा है, वैसा ही कॉमन जो इच्छा शक्ति है वो भी प्रेजेंट में होना चाहिए। टू हैव पर्सनिफाइड ग्रेट डीड्स टुगेदर, ताकि हम सारे लोग जो हैं वो अपनी जो एक जो सबका एक कॉमन जरूरत है, ठीक है ना, उसको सही तरीके से उसका पता लगा सके और वहां हम लोग जो है वो एकजुट हो सके। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा कैपेसिटी है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है परफॉर्म करने की इच्छा शक्ति जो है वो लोगों में होनी चाहिए। These are the essential conditions of being a people, और ये सारा जो कंडीशन है वो एक एसेंशियल कंडीशन है, तभी आप एक राष्ट्र के मतलब जो लोग हैं, ठीक है ना, वो आप कहलाने के हकदार हैं, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण राष्ट्र के लोगों से होता है। तो यहाँ पे जो फ्रेडरिक सोरियो हैं वो राष्ट्र के लोगों के अंदर ये सारे भावनाओं का होना जरूरी मानते हैं एक नेशन के निर्माण के लिए। फिर कहता है कि नेशन इज देयरफॉर अ लार्ज स्केल सॉलिडिटी। भाई ये जो नेशन है वो लार्ज स्केल सॉलिडिटी है। इट्स एक्सिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइड्स, कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो डेली प्लेबिसाइड्स है। प्लेबिसाइड्स के बारे में हमने बताया कि भाई जो लोग हैं उनका एक कॉमन राय होना चाहिए किसी भी मुद्दा पे, ठीक है ना, यस या नो में कि भाई क्या होना चाहिए। कहता है कि प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, भाई जो किसी भी एक जो प्रोविंस है तो उस प्रोविंस में जो रहने वाले इनहैबिटेंट्स हैं वो क्या मत रखते हैं, वो क्या चाहते हैं। इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज द इनहैबिटेंट, कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कंसल्ट करने का अधिकार है कि भाई सबसे पहले उनको जानने का अधिकार है कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो उनके इनहैबिटेंट्स है। इनहैबिटेंट्स कहने का मतलब कि जो पुराने लोग, जो पुराने समय से लंबे समय से वहां पे रहते आ रहे लोग हैं, उनकी राय को मानना जरूरी है, तभी जो है वो एक नेशन स्टेट का क्रिएशन हो सकता है। ये कहते हैं कि नेशन नेवर हैड एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग्स ऑन टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। इसके अलावा ये कहते हैं कि एक जो नेशन होगा उसका कभी भी ये रियल इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो दूसरे कंट्री के उसके इच्छाओं के खिलाफ उसको अनेक्स कर ले या उस पर अपना कंट्रोल स्थापित कर ले।
तो अगर ऐसा होता है तो वो नेशन नहीं है। तो अगर इस स्तर से देखा जाए तो आज कोई भी कंट्री जो है वो नेशन नहीं, क्योंकि हर कंट्री जो है एक दूसरे को होल्ड करना चाहता है, उस पर अपना लगाम लगा के रखना चाहता है या उसको हड़प लेना चाहता है। तो ये जो अर्नेस्ट रेगन है ये कहते हैं कि ये जो कंडीशन है वो एक नेशन का नहीं है, नेशन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि अ नेशन नेवर हैव एनी रियल इंटरेस्ट, एक नेशन का कभी भी ये रियल इंटरेस्ट नहीं है इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू अ कंट्री अगेंस्ट इट्स विल, कि किसी भी देश के इच्छा के खिलाफ उसको अनेक्स करना या उसको होल्ड करना, मतलब उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना। तो इसको जो है वो अर्नेस्ट रेगन नेशन का ये जो कंडीशन है उसको नहीं मानते हैं कि भाई अगर नेशन का इस तरीके का कंडीशन है तो वो उसको नेशन नहीं मानते हैं। कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग, नेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो अच्छा चीज है। आर नेसेसिटी इवन, और आज भी वो जरूरी है। देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी, इनका मानना है कि जो नेशन का एग्जिस्टेंस है वो एक प्रकार से लिबर्टी का गारंटी है कि भाई अब मान लिए जैसे सपोज दैट भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो भाई बांग्लादेश में देख रहे हैं वहां की किस प्रकार का व्यवस्था है, पाकिस्तान हमको हमेशा बार बार परेशान करते रहता है। अब इनका कहना है कि भाई वहां के जो लोग हैं वो उनके ऊपर कंट्रोलेंस नहीं, मान लिया हो सकता है भारत सरकार अटैक कर दे, अटैक करके और उसको कंट्रोल कर ले, तो फिर ये कहेंगे कि भाई ये नेशन का वो आइडिया नहीं। जैसे मान लिया आज यूक्रेन और रूस के बीच जो हो रहा है, तो ये कहा जा रहा है जो अमेरिका खास करके जो यूरोपियन कंट्री है जो कि रसिया को अपोज कर रहे हैं कि भाई आप यूक्रेन पर अधिकार नहीं कर सकते, उसको होल्ड नहीं कर सकते, अनेक्स नहीं कर सकते हैं, तो वो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये नेशनल स्टेट का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन आज का जो विश्व राजनीति है उसमें अब जो परिभाषाएं हैं वो परिवर्तित हो गई, बदल गई हैं। अब रसिया का कहना है कि भाई अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारा खुद का जो नेशन है उसके लिए घातक हो सकता है। तो इसको जो है हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए या इनके जो विचार हैं वो किस हद तक सही है। कहता है कि देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी, इनका मानना है कि वो जो नेशन स्टेट है तो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो लिबर्टी का एक गारंटी है, which would be lost, जो कि खत्म हो जाएगा if the world had only one law and only one master, अगर पूरे विश्व में सिर्फ एक कानून और एक राजा होगा तो ये जो है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। और इसलिए ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में एक कानून और एक व्यक्ति के हाथ में सारा कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग जो लोग हैं जो कि अपने अलग अलग टेरिटरीज में एक कॉमननेस को फॉलो करते हैं, जो उनका एक लॉन्ग पास्ट है, उनका जो इंडिविजुअल्स है, सेक्रीफाइस है, डिवोशन है, उनका जो हीरोइक पास्ट है, उनके जो ग्रेट्स मैन है, ग्लोरी है, तो उनके आधार पे जो एक नेशन का जो क्रिएशन हुआ है उसको एग्जिस्ट करना जरूरी है, ऐसा जो अर्नेस्ट रेगन है उनका मानना है। तो इस प्रकार से हमने ये जो चैप्टर था उसको देखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे जो है हम एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे।